हेलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं 1 एंड मैनी 1 में। तो इसके एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन तो हम ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व x प्लस 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू पाई प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो, इसमें इक्वेशन को देख के थ्योरेटिकली पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पता है कि -b प्लस माइनस √/d/2a करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने का ऐसा कोई प्रोसीजरल तरीका नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर से कुछ सॉल्व करके आंसर x बराबर समथिंग नहीं आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने हिट एंड ट्रायल लगाया और वो बहुत ऑब्वियस है कि अगर मैं x की जगह इसमें π/2 रखूं तो इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 2 इंटू π/2 विल बिकम पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम पाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू π/2 है। ठीक है, बट ये कंप्लीट मैथमेटिकल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमने कोई भी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू तुक्के से निकाल लिया तो वो तो आंसर नहीं माना जाएगा। ये ठीक है, अब मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। तो या तो अगर हम x का कोई वैल्यू मान लें हिट एंड ट्रायल से या तुक्के से निकाल लें और उसके बाद ये प्रूव कर दें कि इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता, देन इट इज़ एक्सेप्टेड। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन x is equals to π/2 will satisfy the equation। ठीक है, x is equals to π/2 रखा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो लेट fx is equals to 2x plus sin x, f dash x is equals to 2 plus cos x। अब जो 2 plus cos x है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस 1 1। ठीक है, 1 1 का मतलब क्या है कि किसी भी y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वी विल गेट ओनली 1 वैल्यू ऑफ x। तो इस वाले केस में अगर y का वैल्यू π+1 है तो वो केवल एक ही जगह पे आएगा और कहीं नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन किसी भी इमेज का एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होगा। तो 1 1 होने की वजह से π/2 विल बी द ओनली प्लेस वेयर यू विल गेट y इज इक्वल टू π+1। ये ठीक है, हैंस the equation will have only one solution। The equation will have only one solution, that is x is equals to π/2। तो यही आंसर हो गया। Question 2, solve ठीक है, 27 रेज़ टू पावर x प्लस 64 रेज़ टू पावर x प्लस 125 रेज़ टू पावर सॉरी इज इक्वल टू 125 रेज़ टू पावर x। तो सोल्यूशन इस वाले केस में क्या है कि जो नंबर्स लिखे हैं 27, 64, 125,
इसको देख के हमें क्या याद आ जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द नोटिसेबल थिंग इन दिस इक्वेशन। 27 जो है वो 3 क्यूब है, 64 जो है वो 4 क्यूब है, और 125 इज बेसिकली 5 क्यूब। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद तो इट इज़ वेरी इजी। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब रेज टू पावर एक्स प्लस 4 क्यूब रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब रेज टू पावर एक्स। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई 3 रेज टू पावर 3x प्लस 4 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3x। क्लियरली 3x बराबर 2 will be a solution. That implies x is equals to 2/3 is a solution. ठीक है, 2/3 इसका सोल्यूशन है क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर। ये ठीक है। अब एक आंसर तो चलो हमने हिट एंड ट्रायल से बाई ऑब्जर्वेशन निकाल दिया। नाउ आई एम सपोज टू प्रूव दिस इज द ओनली आंसर। ठीक है, वो कैसे प्रूव करेंगे, या फिर अगर कोई दूसरा आंसर है तो फिर वो भी तुक्का मार के निकालेंगे। ठीक, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन को लिख लिया इसकी बजाय, ये दोनों एक ही बात है। 27/125 रेज टू पावर एक्स प्लस 64/125 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ये और ये या ये चारों एक ही बात है, एग्जैक्टली एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो अगर इसका सोल्यूशन 2/3 है तो ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन भी 2/3 होगा। अगर इसको 2/3 करेंगे तो यहाँ से भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब हमने इसको वैसे बोला, नाउ लेट fx इज इक्वल टू 27/125 रेज टू पावर एक्स प्लस 64/125 रेज टू पावर एक्स। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने fx के बराबर बोल दिया। ठीक है, अब देखो a रेज टू पावर x में मतलब एकदम डिफरेंशिएट करके वापस वी कैन शो इट इज ए मोनोटोनिक फंक्शन या इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, हेंस 1 फंक्शन। दूसरा क्या है, 27/125 एक से छोटा होगा तो a रेज टू पावर x का ग्राफ ऐसे आता है, दिस इज a रेज टू पावर x इफ a इज लेस देन 1। तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग will be decreasing function. This implies fx is decreasing function. ठीक है, और 1 मैनी 1 में हमने बोला था कि अगर फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग हो या फिर इंटायरली डिक्रीजिंग हो तो फिर वो 1 फंक्शन होता है। तो इट इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, या फिर अगर बोलना चाहो तो स्ट्रिक्टली decreasing function, hence will be 1 ये ठीक है, और fx is equals to 1 will have only one solution, that is x is equals to 2/3, that is x is equals to 2/3. It is the only solution. ठीक है, तो pause it and note it down. Next is number of functions defined. Number of functions defined. ये बेसिकली पीएनसी का टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।
तो अगर हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आता है देन यू वुड बी एबल टू फॉलो वट एवर वी आर सेइंग। ये ठीक है एग्जैक्टली। अगर मान लिया वो नहीं आता सही से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम वैसे भी चल जाएगा, बस हम फॉर्मूलों को एज इट इज़ याद कर लें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू गिव, बट इसमें बेसिकली एक आध फॉर्मूले में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा। ये ठीक है, विच इज़ ए हैवी एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट कोई बात नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस एक्सप्लेनेशन के चक्कर में फॉर्मूला भी याद ना रखें। फॉर्मूला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और जो हैवी एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला है वो मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट फंक्शन fx is defined from set A to set B. Also, number of elements in A is n1 and number of elements in B is n2. ठीक है, पहले सेट के अंदर n1 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के अंदर n2 एलिमेंट्स हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, या इसको हम बोलेंगे रिजल्ट 1, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विच कैन बी डिफाइंड। ठीक है, तो मतलब ऐसे है कि ए बी यहाँ पे ऐसे करके n1 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे ऐसे करके n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे n1 एलिमेंट्स हैं, यहाँ n2 एलिमेंट्स हैं। कितने फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं ये, ठीक है, ए से लेके बी में। तो उसको सोचने का तरीका बहुत आसान है। तुम इसको ट्रीट करो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरह कि ये नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मतलब ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रीट करें ऑब्जेक्ट्स की तरह, दैट ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। और इस वाले सेट में नंबर ऑफ पर्सन्स को, ठीक है, एक बार इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, इसमें जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ पर्सन्स की तरह ट्रीट होगा। तो ऑब्जेक्ट्स को n1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें n2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम ऐसे बोलेंगे पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसको बांटने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका हो गया? n2। फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका हो गया? n2। ठीक है, इस तरीके से सोचेंगे तो फॉर्मूले को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ट्रीट दीज एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी रखना नहीं है। फंक्शन की लैंग्वेज में बोलें, इसमें फंक्शन कब डिफाइन होता है? यहाँ पे कोई बचना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज आना चाहिए। और फिर यहाँ पे ट्रीट दीज एलिमेंट्स एज पर्सन्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विच कैन बी डिफाइंड विल बी, पहला ऑब्जेक्ट उठाया उसके पास कितना ऑप्शन? n2। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया उसके पास n2, तो n2 इंटू n2 इंटू n2 n1 टाइम्स आ जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा? n2 रेज़ टू पावर n1। तो टोटल कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये है, n2 रेज़ टू पावर n1 नंबर ऑफ फंक्शंस वी कैन डिफाइन। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब गेम स्टार्ट होता है भाई, रिजल्ट 2। ये ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन किसका आएगा? 1 1 मैनी 1 इनटू एंड ऑन टू, इस तरह का क्लासिफिकेशन आएगा। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। देखो, इफ n1 इज इक्वल्स टू n2, ये ठीक है, इज इक्वल्स टू n मान लिया, देन ये ठीक है R2.1 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू
कितने फंक्शंस ऑन टू होगा? अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है तो देखो तुम इसको ऐसे सोचो कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स हैं। मान लिया 5 है तो इधर 5 है। अगर इधर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ऐसे 5 लाइन निकलेगा, ठीक है, दे विल बी 5 लाइन्स। अगर फंक्शन को ऑन टू होना है, ठीक है, अच्छा, अगर n1 बराबर n2 बराबर n होगा देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी n रेज टू पावर n, ठीक है, ये n रेज टू पावर n हो जाएगा क्योंकि n1 और n2 दोनों का वैल्यू n हो गया। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना हो जाएगा? उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 लोगों को बांटना है, और ऑन टू का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड पे कोई बचना नहीं चाहिए। दैट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि जब हमने n ऑब्जेक्ट्स को n लोगों में बांटा तो हर पर्सन को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, कोई भी पर्सन बचना नहीं चाहिए जिसको जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो। सीधी सी बात है, ये तो काफ़ी ईजी है कि सबको एक एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 5 ऑब्जेक्ट्स 5 लोगों में बांटने, सबको एक एक देना है, तो उसका नंबर ऑफ तरीका 5 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, मतलब इसको ऐसे बांट सकते हैं, ये इधर गया, मान लिया ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये ऐसे एक फंक्शन हो गया, ये ऐसे डिफाइन हो गया। तो ऐसे कितने फंक्शंस ऑन टू जो हैं वो कितने डिफाइन हो जाएंगे? n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर ये ऑन टू है तो ये अपने आप 1 1 भी होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो ये 1 1 भी होगा क्योंकि सभी अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, क्योंकि किसी भी 2 एलिमेंट का इमेज एक एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है कि अगर n1 और n2 दोनों n के बराबर हो जाएं तो हर ऑन टू फंक्शन जो है वो 1 1 भी होगा, ठीक है। इसी के अंदर 2.1 के अंदर नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस। इनटू का मतलब क्या है? देखो यहां पे कम से कम एक एलिमेंट बच गया होगा जिसका कोई इमेज नहीं आया, मतलब यहां पे कम से कम एक एलिमेंट होगा जिस तक कोई एरो नहीं पहुंचा। अब यहां से तो एरो 5 ही निकलेंगे और एक एरो यहां तक पहुंचा नहीं, तो ऑफकोर्स 2 एरो कहीं और गए होंगे, किसी और के पास गए होंगे। तो अगर 2 एरो और कहीं गए होंगे तो फंक्शन मैनी वन हो गया। तो इसलिए जो भी इनटू होगा दैट विल बी मैनी वन, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल में से, टोटल इज n रेज टू पावर n, उसमें से नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बोलो या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बोलो, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट केस। I will say pause it and note it down. Result 2.2 if n1 is less than n2 then जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा n2 रेज टू पावर n1, ठीक है। इस बार क्या होगा कि a to b f पहले भी कम एलिमेंट्स हैं, मान लिया यहाँ पे केवल ऐसे 4 एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6, मान लिया बस इससे ज़्यादा होना चाहिए।
तो यहां से यूल हैव 4 एरो, ठीक है, यहां से यूल हैव 4 एरो। तो पहले इनटू की ऑन टू की बात कर लेते हैं। ये 4 एरोस अगर सब अलग अलग जगह भी जाए, सबका इमेज अगर अलग अलग आए, देन ऑल्सो हियर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स विल बी लेफ्ट विदाउट एन इमेज। दैट मीन्स इस वाले केस में ऑन टू फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी 0, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, अगर हमने बोला कि फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट शुड हैव 1 प्री इमेज। तो टू कवर ऑल दीज 6 एलिमेंट्स वी रिक्वायर 6 एरो, एटलीस्ट 6 एरोस। बट यहाँ तो केवल 4 ही अवेलेबल है। ये 4 ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब अलग अलग जाएंगे तो भी 4 ही एलिमेंट को कवर कर पाएंगे। कोडोमेन में स्टिल 2 एलिमेंट्स विल बी लेफ्ट, जिसका कोई प्री इमेज नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं आ सकता। तो इन दिस केस number of onto functions is equals to 0, number of into functions will be total number of functions is equals to n2 raised to power n1, इतना आएगा। 1 1 many 1 की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि ये चारों एरो अलग अलग ही जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि आई एम हैविंग 4 ऑब्जेक्ट्स एंड देयर आर 6 नंबर ऑफ पीपल एंड आई एम सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 4 ऑब्जेक्ट्स टू 6 पर्सन सच दैट नो वन गेट्स मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। 6 में से किसी के पास भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑफकोर्स क्या होगा कि जो 4 पर्सन हैं दे विल गेट 1 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड 2 पर्सन्स विल गेट नथिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हमने इन 6 में से 4 पर्सन्स को सेलेक्ट किया 6 C4, जिनके पास दोज हु विल हैव 1 ऑब्जेक्ट ईच। देन फिर ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब 6 C4 किया तो 4 पर्सन सेलेक्ट कर लिया, बाकी 2 को हटा दिया। अब इन 4 पर्सन्स को 4 ऑब्जेक्ट्स बांटना है एक एक करके, तो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। तो इसकी लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n2 है, यहाँ पे n1 है, n1 छोटा है, तो n2 में से हमने n1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसके पास एक एक ऑब्जेक्ट आना है, और उसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का इतना तरीका हो गया n1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि n1 लोग आ जाएंगे और n1 ही ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन विल बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ 1 to 1 functions. So that will be n2 raised to power n1 minus n2c n1 into n1 factorial, ये हो जाएगा। ठीक है, देन रिजल्ट 2.3, तीन ही केस होगा, या तो n1 n2 बराबर होगा, या n1 छोटा होगा, या n1 बड़ा होगा। तो इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन, ठीक है, इस बार पहले वाले केस में, पहले वाले सेट में A में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होगा, तो 1 2 3 4 5 6 मान लिया, इधर मान लिया 4, ठीक है। तो इस बार यहां से कितना एरो निकलेगा 6, तो इस बार 1 1 फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो वही होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी n2 रेज्ड टू पावर n1, इट विल रिमेन द सेम। 1 1 होने के लिए कोई भी 2 एरो, 2 एलिमेंट का इमेज एक नहीं होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि 2 एरो एक जगह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही हैं, पहले चारों एरो अलग अलग चले गए, तो नेक्स्ट के जो 2 एरो बचे हैं उनको इन्हीं में चारों में से कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे ही एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा प्री इमेज आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस बार 1 1 फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ वन फंक्शंस इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस बराबर पूरे का पूरा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n2 रेज़ टू पावर n1। ठीक है, अब देखो बात आती है किस पे, इनटू ऑन टू पे। तो इनटू ऑन टू का मतलब यह है कि हमें 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट ईच शुड गेट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हम इजी नहीं है। ठीक है, टॉप ऑफ द माइंड में हमारे दिमाग में क्या आता होगा, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि पहले ये जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से एक एक बांट देते हैं चारों को, तो उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ऑल 4 पीपल विल गेट वन ऑब्जेक्ट। फिर बची हुई 2 ऑब्जेक्ट कैसे भी बांट दो। ये ठीक है, ये सुनने में कन्विंसिंग लगता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि पहले हमने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर रिमेनिंग 2 को बांट दिया, कैसे भी, इस मेथड से अगर आंसर निकालेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। ये ठीक है, एक्चुअल आंसर से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक पर्सन के पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पहुंचा, यानी किसी भी बंदे को 2 ऑब्जेक्ट मिला, तो क्या होगा, उसको जब पहले राउंड में एक एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था सबको, एक ऑब्जेक्ट तो उसको जब मिला, फिर दूसरे राउंड में जो 2 ऑब्जेक्ट बचा, जब उनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट वो मिला उनको, तो इसके बीच में ऑर्डर आ जाएगा। मतलब उसको पहले O1 ऑब्जेक्ट मिला, बाद में O2 मिला, और वाइस वर्सा, पहले O2 मिला, बाद में O1 मिला, वो सेपरेट केस की तरह काउंट हो जाएगा। तो ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ये ठीक है, तो फिर कैसे काउंट करेंगे उसके लिए, मतलब अगर ये नंबर आसपास है, जैसे 4 और 6 है, तो हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ये ठीक है, वी कैन डू ग्रुपिंग एज वेल। सही है कि 6 ऑब्जेक्ट्स को 4 के ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा 3 1 1 1, एक तो ये तरीका हो गया 6 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने का। फिर एक हो जाएगा 2 2 1 1। ये ठीक है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ से भी फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे मान लिया यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, यहाँ पे 5 लोग हो जाएं, तो ग्रुपिंग से अगर नंबर ऑफ केसेस बनाएंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन वाइज थोड़ा सा टफ। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी, पहले हमने ऐसे ही बांट दिया, तो आ जाएगा n2 रेज़ टू पावर n1 माइनस, इनमें से एक बंदे को कुछ नहीं मिला, तो n2 प्लस 2 बंदों को कुछ नहीं मिला, किन बंदों को, इनको, तो n2 माइनस 2 रेज़ टू पावर n1। ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस ही चलेगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि प्लस क्यों आ रहा है, ये तो घटना चाहिए। ये ठीक है, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा है, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में समझाया गया था। ऑल्टरनेट प्लस माइनस ही आएगा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, यहाँ पे हमने वो केस घटाया जिसमें कम से कम एक बंदे को कुछ नहीं मिला, तो इसके अंदर वो केस भी आ गए जब 2 को नहीं मिला, 3 को नहीं मिला, 4 को नहीं मिला। तो जब 2 को नहीं मिला, वो वाले केसेस इसमें से ज़्यादा घट जाएंगे, तो फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, फिर ज़्यादा जुड़ जाएगा, फिर घटाना पड़ेगा, n2 माइनस 3 रेज़ टू पावर n1। बस अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आता है, बाकी सब तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है आई गेस। ये वाले फॉर्मूले में थोड़ी सी हमें याद करना पड़ेगा, या फिर हमारा पीएनसी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, दैट इज n2 रेज़ टू पावर n1 माइनस यही घटा दिया। ये ठीक है, यही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसमें क्या होगा, इसके आगे अगर हमने माइनस लगाया तो ये माइनस हो जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल जाएगा, और n2 रेज़ टू पावर n1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वापस बच जाएगा। तो इट विल बी n2 c n1 n2 माइनस
ऐसे करके ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एग्जाम्पल करा दो, तो खुद ही कर लो। ठीक है, अगर मेरे को लॉजिकली समझ में आया है तो n1 n2 की जगह मैंने कोई वैल्यू रख दिया तो कुछ चेंज थोड़ा ना हो गया, आंसर तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो ये रहेगा। अपने आप क्वेश्चन बना बना के करते रहो। अगर मेरे को ये फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला याद कर लो, n1 की वैल्यू 5 ली, n2 की वैल्यू 20 लिया, फिर देख लिया कि जो 3 केसेस हैं उनमें से किस केस में फॉल होगा, फॉर्मूला रख के आंसर आ जाएगा। इस तरह की चीज़ होगी इसमें। तो इसमें मतलब क्वेश्चन बस ऐसे ही बनेगा। फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1, लेट number of elements in A is 5 and number of elements in B is 8. Then find how many functions fx can be defined a to b such that if I is less than j, then f of I is less than f of j। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सॉल्यूशन मतलब इसने क्या बोला है कि a टू b एक फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन f है। पहले वाले के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, मान लिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि इफ़ i इज़ लेस देन j, i इज़ लेस देन j का मतलब क्या कि x की 2 वैल्यू हैं, तो f ऑफ i इज़ लेस देन f ऑफ j। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमें ऐसे फंक्शन डिफाइन करना है कि अगर मैंने 2 एलिमेंट उठाए, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करने हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे x छोटा होगा वहाँ पे y की वैल्यू भी छोटी आनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया कि ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया हमने, ये भी और ये भी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि बीटा 1 सबसे छोटा हो गया, उससे ऊपर बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 ऐसे करके हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी x छोटा है उसके लिए y छोटा होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या, बीटा 3 और बीटा 4 में बीटा 3 का जो y आएगा वो बीटा 4 के y से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर होगा तो छोटा होगा। ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा 3 अल्फा 4 से छोटा है, तो अल्फा 3 का जो इमेज आएगा वो अल्फा 4 के इमेज से ऊपर होना चाहिए, तो उसका इमेज भी छोटा हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू भी छोटा हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी ऐसे लाइन जा रहा है, ये ठीक है, ये ऐसे कट नहीं करना चाहिए। ये ठीक, अगर ये लाइन ऐसे गया तो अल्फा 2 इसके नीचे ही जा सकता है कहीं पे। मान लिया अल्फा 2 ऐसे चला गया, ठीक है, तो फिर अल्फा 5 मान लिया ऐसे चला गया, तो इनको ऐसे ही जाना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि जहाँ पे x छोटा है वहाँ पे y भी छोटा है। तो देखो अब इसमें 2 चीज़ हो गया। पहला चीज़ तो ये हो गया कि और ये 1 फंक्शन होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, कोई भी 2 एक जगह नहीं जा सकता,
वरना तो आई लेस देन जे पे एफ ऑफ आई और एफ ऑफ जे बराबर हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर वन वन फंक्शन हो गया तो उसका मतलब क्या है कि अगर इधर 5 एलिमेंट है तो इधर भी एग्जैक्टली 5 ही एलिमेंट यूज होगा, ठीक है। और अगर एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ये एलिमेंट आ रहा है रेंज में, मान ली मैंने डिसाइड कर लिया कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 4, बीटा 6 एंड बीटा 8 ये आ रहा है रेंज में, ठीक है। 5 एलिमेंट 1 2 4 6 8 मान लिया मैंने ये बोला, तो बीटा 1 जो है वो इसी का रेंज हो सकता है, सॉरी अल्फा 1 का ही इमेज हो सकता है, अगले वाला उससे अगले वाले का इमेज होगा। मतलब जो इधर 5 एलिमेंट होगा वो एक एक करके सीधा एक एक का इमेज हो जाएगा इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे मैं ना 1 2 4 6 8 अगर ये 5 है तो बीटा 1 तो अल्फा 1 का इमेज हो जाएगा, अल्फा 2 का इमेज बीटा 2 हो जाएगा, अल्फा 3 का बीटा 4 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, 5 का 8 हो जाएगा, क्योंकि लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। दैट मीन्स पहली बात तो रेंज के अंदर एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो फंक्शन डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि जो भी रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट है वो डोमेन के सबसे छोटे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज विल बी 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बराबर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 एलिमेंट्स फॉर रेंज आउट ऑफ 8 एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, ठीक है, ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 में से 5 सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 8C5, ये ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। और इसको 8C3 ले सकते हैं, 8 7 6 अपॉन 3 2 1, तो कितने हो गए 56 फंक्शंस हम टोटल डिफाइन कर सकते हैं, ये बोला इसने। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल चल रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो अगर ये समझने में दिक्कत है तो उसका मतलब क्या कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक है। तो एक तो देखो कम से कम ने फॉर्मूले तो याद कर ही लिए, ठीक है, ताकि कोई सीधा सीधा क्वेश्चन आए तो दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरे को लगे कि फंक्शन ही बेकार हो गया हमारा, ये ठीक है, फंक्शन जब तक खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नोटेड डाउन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट सब कुछ ऐसे ही रखते हैं, ये ठीक है, बस थोड़ा सा हमने चेंज क्या कर दिया, एफ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ जे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आएगा, इस बार बस हमें क्या फ्रीडम मिल गया कि जहां पे x छोटा है वहां पे जो y है वो या तो दूसरे वाले y से छोटा हो जाए, या फिर इस बार फ्रीडम क्या है कि उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, छोटा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, दोनों चलेगा, ठीक है। इस बार बस ये है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है
कि जैसे अल्फा 2 का एरो है, एरो तो देखो क्रॉस अभी भी नहीं कर सकता, मतलब जहाँ पे एक्स छोटा है वहाँ पे वाई बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर इन दोनों में से इसका एक्स छोटा है तो इसका वाई इसके वाई से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये इधर नहीं जा सकता ताकि ये बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बट इस बार इट विल डू कि ये ऐसे चला जाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इस बार क्या है, अगर मान लिया, मैं पहले तो तुम खुद सोच लो, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। इस बार देखो क्वेश्चन हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमें यह पता होना चाहिए कि बीटा 1 का प्री इमेज कितना है, बीटा 2 का प्री इमेज कितना है, ठीक है। प्री इमेज की तरफ से सोचा, मान लिया ऐसे लिखा है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, 6, 7, 8। मैंने ये देखा कि इसका कितना प्री इमेज है, बीटा 2 का कितना प्री इमेज है। इन सारे प्री इमेजेस को मिला के 5 ही आएगा आंसर, क्योंकि 5 ही प्री इमेज हो सकते हैं। तो टोटल मिला के कितना प्री इमेज आना चाहिए, 5। मान लिया इसका प्री इमेज है 0, इसका 2, इसके हिसाब से, ठीक है। फिर 6 का आएगा तो 0 0 0, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 1, तो 1 2 3 4 5। अगर हमने ये फिक्स कर दिया कि इसका प्री इमेज 0, इसका 2, इसका 0, तो एक ही फंक्शन डिफाइन होगा कि जैसे सबसे पहले इसका 0 आया तो कोई बात नहीं, इसके बाद इसका बीटा 2 का 2 आया तो जो पहले 2 एलिमेंट है वही इसका प्री इमेज हो सकता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है। तो बीटा 2 ने पहले 2 एलिमेंट ले गया, 3 4 5 खा लिया, फिर 6 की बारी है, तो जो पहले यूज हो चुके हैं उसके जो इमीडिएट नेक्स्ट वाला है वही इसका प्री इमेज हो सकता है। बीटा 6 का प्री इमेज यही हो सकता है, पहले वाले तो हो ही नहीं सकते, वो तो इधर गए। और बीटा 6 का अगर प्री इमेज ये होगा, ठीक है, तो अल्फा 3 को नीचे आना पड़ेगा, फिर तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि एक तरीका जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का ये हो गया प्री इमेजेस का, एक तरीका ये भी हो सकता है कि 4 1 0 0 0 0 0 0। उसका मतलब क्या कि बीटा 1 का 4 प्री इमेज आ गया, बीटा 2 का 1 प्री इमेज आ गया और बाकी सबके कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस वाले केस में जो फंक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि पहले 4 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सबका इमेज बीटा 1 होगा, अल्फा 5 का बीटा 2 होगा एंड सो ऑन, एंड उसके बाद कोई बचा ही नहीं। मतलब तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब रिक्वायर्ड number of functions is equals to number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus x8 बराबर 5। मतलब बेसिकली हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि बीटा 1 के पास कितना प्री इमेज है, मान लिया हमने x1 प्री इमेज है, ठीक है, बीटा 2 के पास x2 है एंड सो ऑन, बीटा 8 के पास x8 है, टोटल नंबर ऑफ प्री इमेजेस 5 होना चाहिए। तो इसके जितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये ठीक है, नेगेटिव इमेजेस थोड़ा हो जाएंगे, हम ये बोल सकते हैं कि -3 इमेजेस है, -3 प्री इमेजेस हैं, ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं। और नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी नहीं बोल सकते हम, ऐसा भी बोल सकते हैं 2.5 प्री इमेजेस है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसलिए ये वर्ड यूज किया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इसका हर सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0 2 0 0 0 1 1 1, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक ही फंक्शन आएगा जो हमने ये शो कर रखा है। नाउ कन्विंस योरसेल्फ कि ऐसा हर बार होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसके लिए तो फॉर्मूला है, अगर ये 8 वेरिएबल हैं तो 7c7 हम लिखते हैं r-1, और अगर ये 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो +5, ये एक फॉर्मूला है, पीएनसी में पढ़ाया जाता है, ये ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम में, कि नंबर ऑफ फंक्शंस, सॉरी, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली 12c7, ये आंसर होगा, इतने फंक्शंस आ जाएंगे। तो आई विल से पॉज इट एंड नोट इट डाउन।
कॉन्सेप्ट इज ऑफ कोर्स बिट टफ, तो अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देख लिया रादर देन पैनिकिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। उसमें लिखा फर्स्ट एफ ऑफ जी एक्स इज कॉल्ड composition of functions f and g, and it is also denoted as FOG। यानी FOG लिखने का मतलब क्या है कि f of gx लिखा है। सिमिलरली g ऑफ f कितना हो जाएगा, g ऑफ fx। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि देखो बहुत सिंपल सा है, a टू b f, ये ठीक है। यहाँ पे मान लिया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, और C से D में मान लिया G डिफाइन है। यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 5, एंड मान लिया गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 गामा 5। ठीक है, बीटा 1 का इमेज मान लिया ऐसे है। ठीक है, तो देखो जो हम x उठा के रखेंगे, ठीक है, किसी फंक्शन की बात कर लेते हैं। मान लिया हम बात करते हैं f ऑफ जी एक्स की, तो जो भी हम x उठा के रखेंगे इसमें, वो सबसे पहले किसके आर्ग्यूमेंट में जाएगा, g। तो g तो डिफाइन होना ही चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना तो g बना कर देगा कि आगे कुछ भी डिफाइन नहीं, खत्म, ये ठीक, गेम इज ओवर। तो अगर इसमें हमने x रखना होगा तो वो x ए बी सी डी में से कहाँ से उठा के रखेंगे, जहाँ पे भी g डिफाइन है, मतलब g के डोमेन से। अब g के डोमेन में तो ये वैल्यूज आ रही हैं, मतलब बीटा आई उठा के रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि f के अंदर जो g की वैल्यू आएगी वो गामा 1 गामा 2 गामा 3 में से कुछ आएगी, मतलब गामा आई समथिंग आएगी। अब f जो है वो कहाँ पे डिफाइन है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 पे। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब f ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर अल्फ़ा बीटा गामा सब अलग अलग नंबर्स हैं, ये सारे अगर नंबर अलग अलग हैं तो डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब बाई चांस हम बोलेंगे गामा 1 और अल्फ़ा 1 एक ही बात है, एक ही नंबर हो जाए तो डिफाइन भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब मान लिया हम बोले g ऑफ एफ एक्स, तो इसमें x कहाँ से उठा के रखेंगे, f के डोमेन से। तो f के डोमेन से कुछ भी मान लिया हमने अल्फ़ा 1 उठा के रखा, तो g ऑफ f ऑफ अल्फ़ा 1, g ऑफ f अल्फ़ा 1 कितना हो गया, f अल्फ़ा 1 पे कितना वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, बीटा 1। तो ये आ गया g बीटा 1 इज इक्वल्स टू g क्या बीटा 1 को रिकॉग्नाइज करता है, आंसर इज हाँ करता है। कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, गामा 1, तो एक गामा 1 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये तो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आई नीड टू चेक, बट ये बात श्योर है कि जो g ऑफ एफ एक्स फंक्शन है, g ऑफ एफ एक्स भी एक फंक्शन है, ये मान लिया एच एक्स है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हमने x क्या उठा के रखा, अल्फ़ा 1 उठा के रखा। तो अल्फ़ा 1 तो इस फंक्शन के लिए, फंक्शन एच एक्स के लिए डोमेन के अंदर एक एलिमेंट होगा। अल्फ़ा 1 जो है वो डोमेन के लिए काम करेगा,
डोमेन के जैसा काम करेगा। और इसका अल्टीमेट वैल्यू कितना है, गामा 1, तो गामा 1 जो है वो रेंज का पार्ट होगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो भी हम x उठा के रखेंगे उस पर सबसे पहली बार तो अंदर वाला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर फंक्शन f डिफाइन है तो फंक्शन f कहाँ पे डिफाइन होगा, f के डोमेन पे। तो अगर ये कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा है तो जो इसका डोमेन है वो f के डोमेन का सबसेट होगा। सबसेट क्यों होगा, क्योंकि मेरे को जरूरी नहीं है कि सभी जगह डिफाइन हो जाए। जैसे इस वाले केस में अल्फा 1 पे तो डिफाइन हो गया, x बराबर अल्फा 2 पे डिफाइन होगा क्या, देखो अल्फा 2 रखने पे बीटा 2 आएगा, यहाँ अल्फा 2 रखेंगे बीटा 2 आएगा। g बीटा 2 डिफाइन है तो यहाँ पे भी डिफाइन होगा। अल्फा 3 पे डिफाइन होगा क्या, बीटा 3 आएगा। बीटा 3 पे वैल्यू कितनी है, गामा 2, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। अल्फा 4 पे भी डिफाइन हो जाएगा। तो इस वाले केस में तो बाई चांस g ऑफ एफ एक्स का जो डोमेन है, मतलब ऐसा हो सकता था, मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूं और हम ऐसे कर देंगे अल्फा 4 का इमेज बीटा 4 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है तो अल्फा 4 का इमेज बीटा 4 है, तो जब मैंने यहाँ अल्फा 4 रखा x की जगह तो f ने क्या प्रोड्यूस किया, बीटा 4, मतलब ये बीटा 4 हो गया। g बीटा 4 क्या है, इसके अंदर बीटा 4 है ही। तो अगर ये वाला डायग्राम है तो अल्फा 4 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं। तो इस एग्जाम्पल के लिए g ऑफ एफ एक्स फंक्शन का जो डोमेन है वो उसके अंदर कौन कौन एलिमेंट आए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। बट ये जो एलिमेंट आए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वो इसी सेट के अंदर से आया है। Now some element of this set might be missing, that is perfectly fine, but no element can come outside this interval. So domain of this function hx will be subset of domain of जो भी अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अंदर कुछ वैल्यू रखा, you'll get something, तो at the very last moment which is the function involved which is producing this value, that is this g, ठीक है। अब g कौन सा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, गामा 1, गामा 2, गामा 3। ये जो एलिमेंट है दैट इज लाइंग इन द रेंज ऑफ g, g की रेंज में है ये एलिमेंट। तो इस पूरे फंक्शन का जो रेंज है, इस पूरे फंक्शन का जो रेंज है वो जो बाहर वाला फंक्शन है उसकी रेंज का सबसेट होगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है, इवन टीचर्स को भी। अगर मैं बोलूं कि g ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, तो दे विल से कि जो एफ एक्स की रेंज होगी वो डोमेन होगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एफ एक्स की जो रेंज है वो तो ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो वो बोलेगा यहाँ से रेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो डोमेन है वो तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इन्हीं में से आएगा, और रेंज गामा में से आएगा। बीटा तो एक इंटरमीडिएट स्टेप पे एक वैल्यू जनरेट होगा, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। बीटा मतलब इस डायग्राम के हिसाब से फॉर g ऑफ एफ एक्स बीटा विल नाइदर बी पार्ट ऑफ डोमेन नॉर इट विल बी पार्ट ऑफ द रेंज, ना तो डोमेन का पार्ट होगा ना रेंज का पार्ट होगा। दिस वी शुड रिमेंबर। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने x का वैल्यू सबसे पहले रखा उसके बाद उसमें क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमने x का वैल्यू रखा, इफ इट इज अलाउड देन दिस एलिमेंट विल बी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो इस क्वेश्चन को कराने का इंटायर पर्पस वाज, अच्छा इस डायग्राम के हिसाब से डोमेन ऑफ गॉफ क्या हो जाएगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, केवल यही अलाउड है ये, ठीक है। रेंज ऑफ गॉफ क्या हो जाएगा, अल्फा 1 पे तो गामा 1 प्रोड्यूस हो गया, अल्फा 2 पे बीटा 2 आएगा, बीटा 2 पे गामा 2 आएगा, तो रेंज में गामा 1 आया, गामा 2 आया। फिर अल्फा 3 पे बीटा 3 आया, बीटा 3 पे भी गामा 2 आया। तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं सेट में, बस यही तो आया। तो रेंज जो है वो g के रेंज का सबसेट हो गया। बराबर भी हो सकता है, इसमें बराबर नहीं आया वैसे इस एग्जांपल में, बट और किसी एग्जांपल में बराबर भी हो सकता है। और जो गॉफ का डोमेन आया वो अंदर वाले फंक्शन f के डोमेन का सबसेट आया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मतलब ये
इससे कोई मतलब नहीं है इस डायग्राम से, ये तो इन जनरल ट्रू है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है, डोमेन ऑफ जी एक्स एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी विल बी सबसेट ऑफ रेंज ऑफ बाहर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जैसे ये इसके लिए ठीक है, वैसे ही डोमेन ऑफ गॉफ विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड रेंज ऑफ गॉफ इज ए सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी एक्स। ये आएगा आंसर। So note it down. ठीक है, एक स्मॉल नोट, अगर मान लिया हमने फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, मान लिया ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन दैट एफ एक्स हैज़ ए डेफिनेशन साइन एक्स एंड एक्स गोइंग फ्रॉम 0 to 1। इसने ये बोला है कि फंक्शन का डोमेन जो है, मतलब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 0 to 1, ठीक है। वैसे जो साइन एक्स का डोमेन है वो तो आर होता है, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसने तो बोला कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमारा 0 से 1 में डिफाइन है बस, और कहीं डिफाइन नहीं। और 0 से 1 में जो हम डेफिनेशन यूज करेंगे वो वाला एक्सप्रेशन इज साइन एक्स। साइन एक्स का डेफिनेशन यूज करेंगे, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट्स इट, ठीक है। दैट वुड मीन कि अगर कहीं पे भी मेरे को एफ एक्स सब्सटीट्यूट करना हो, मतलब एफ एक्स की वैल्यू रखनी हो, तो आई विल पुट जहाँ पे एफ एक्स लिखा है, मान ली कहीं पे भी लिखा है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, नाउ आई नीड एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, तो इन प्लेस ऑफ एफ एक्स आई विल पुट साइन एक्स। बट यू शुड कीप दिस इन योर माइंड वेरी फर्मली दैट द मोमेंट यू सब्सटीट्यूट एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स, यू हैव टू राइट दिस कंडीशन एज वेल, ठीक है। जिस भी स्टेप में हम एफ एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे, ये कंडीशन साथ में उठ के जाएगा कि एफ एक्स को साइन एफ एक्स इज रिप्लेसेबल विद साइन एक्स, परफेक्टली फाइन, बट एक्स शुड बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस विल ओवरराइट। अगर एक्स का कोई और भी वैल्यू लिखा है तो 0 से 1 के बीच में ही एफ एक्स को साइन एक्स से रिप्लेस करना इज वैलिड। तो जब भी हम एफ एक्स के साइन एक्स रखेंगे, ये कंडीशन भी साथ में जाएगा, ठीक है। तो वेन एवर वी विल replace fx with sin x, we will have to specify that x belongs to 0 to 1, कि x जो है वो 0 से 1 तक जाएगा तभी ये वैलिड है। ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है। अब अगर मान लिया दो फंक्शंस दे रखे हैं तो कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 1, लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर एक्स रेज़ टू पावर 4, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट f of gx, second part g of fx।
सोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन इज़ क्वाइट सिंपल और इसमें ऐसा कोई थ्योरी भी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप्स बोले जा रहे हैं। तो ये पहले लेवल का क्वेश्चन हो गया विच इज़ वेरी इजी। सिंपल एफ और जी का एक एक डेफिनीशन है ये, ठीक है, एक एक एक्सप्रेशन से वो डिफाइन है, एक्स वगैरह पे कोई कंडीशन नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो साइन एक्स तो हमेशा डिफाइन है। तो अगर मैं पूछूँ कि एफ का डोमेन क्या है, देखो अगर यहाँ पे एफ का डोमेन हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि 0 से 1, फिर तो 0 से 1 ही डोमेन होगा। अगर हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, केवल एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दिया, तो उसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी वो एक्सप्रेशन डिफाइन है फिर वो डोमेन हो गया। तो इस वाले केस में इसका डोमेन कितना हो गया आर, इसका भी डोमेन कितना हो गया आर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो जैसे एफ ऑफ जी एक्स चाहिए, तो इसने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है। एक्स इज ए वेरिएबल, उस वेरिएबल की जगह आई कैन पुट एनीथिंग। ये तो एक्स जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो तो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जा रहा है। हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एफ ऑफ दिस स्टार इज साइन ऑफ दिस स्टार। अगर यहाँ एक्स लिखा है तो ये एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल बोल दें, ये ठीक है। मान लिए कोई भी चाइनीज सिंबल है, एक्स तो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है, वैसे ही मान लिए चाइनीज लेटर है, तो एफ ऑफ दिस विल बी साइन ऑफ दिस। तो यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ जी एक्स, तो ये भी एक सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ जी एक्स लिखा है तो ये साइन ऑफ जी एक्स आ जाएगा, सिंपल। तो एफ ऑफ जी एक्स में बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ। तो हमने क्या किया, एफ की डेफिनेशन में गए और जो अंदर जी एक्स लिखा है एक्सप्रेशन, ये ठीक है, एफ की डेफिनेशन में हमने एक्स की जगह जी एक्स लिख दिया हर जगह, ठीक है। अब अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पे तो आई रिक्वायर एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, मतलब उसमें एफ और जी नहीं चाहिए मेरे को, डेफिनेशन निकालने का मतलब यही है। तो साइन तो ठीक है, मेरे को ये जी हटाना है, सब कुछ एक्स और एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो अब हमने देखा जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, एक्स रेज़्ड टू पावर 4। क्या इसके साथ और कोई राइडर है और कोई कंडीशन है, तो आंसर इज नो। उसका मतलब क्या है कि जी एक्स को हम आंख बंद करके कहीं पे भी एक्स रेज़्ड टू पावर 4 रख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे रख दिया हमने, कोई कंडीशन नहीं। सो दिस इज साइन ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 4। तो एफ ऑफ जी एक्स यही हो गया बस, और कोई कंडीशन ही नहीं आया, ठीक है, कोई राइडर ही नहीं है साथ में। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो देखो साथ में तो कोई कंडीशन आया नहीं, तो अब तो इसको वी विल ट्रीट एज ए नॉर्मल फंक्शन, और जैसे नॉर्मल फंक्शन का डोमेन रेंज निकालते हैं वैसे इसका निकाल लिया, ये ठीक है। अब यहाँ तक निकालने के बाद अगर साथ में कोई कंडीशन आता है तो ऑफकोर्स वो कंडीशन के हिसाब से हम डोमेन रेंज निकालते हैं। यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं आया, तो बस इसी को देख के बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ फॉग इज, इसका डोमेन क्या होगा। वो डोमेन में हमने पढ़ा रखा है कि पहले आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं। पहले हमें साइन एक्स फंक्शन मिला विच इज़ ऑलवेज डिफाइन, तो इसका रेंज आर है, तो इसका रेंज आर है, तो रेंज के सॉरी इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन आर है, एक्स एच पर का डोमेन आर है, तो डोमेन आर हो गया। रेंज कितना होगा एफ ओ जी का, तो साइन एक्स रेज़्ड टू पावर 4 का रेंज। तो इफ़ यू रिमेंबर एफ ऑफ जी एक्स का रेंज हम ऐसे निकालते हैं कि पहले अंदर वाले जी एक्स का रेंज निकाला, मान लिया वो इंटरवल I1 आ गया, फिर हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसको एक्स एक्सिस पे I1 वाला ग्राफ रखा, बाकी सब मिटा दिया, फिर देखा उसने कितना कवर किया। तो जैसे साइन एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 का रेंज कितना आएगा, 0 से इन्फिनिटी। तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है, 0 के लेफ्ट पे नहीं बनाया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 0 के आगे चले जाएं तो ही इनफाइनाइट साइकिल्स आ जाएगा और -1 से 1 तक का पूरा वैल्यू कवर हो जाएगा। हैंस रेंज विल बी -1 to 1 इन दिस केस, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड वाले केस में हमें क्या चाहिए था, g ऑफ एफ एक्स। तो फिर शुरू हो गए, बाहर कौन है, g, तो g की डेफिनेशन के पास पहुंचे, ठीक है। g में भी ये g ऑफ कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी वेरिएबल बराबर उसी वेरिएबल का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे x लिखो तो x रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा, यहाँ y लिखो तो y रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा।
t लिखो तो t रेस्ट पावर 4 आ जाएगा, और अगर fx लिखो तो fx रेस्ट पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में fx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? sin x से, तो कर दिया। साथ में कोई राइडर आया क्या? आंसर इज नो, एवरीथिंग इज फाइन। ये ठीक है, और कोई कंडीशन ही नहीं है, तो fx की जगह हमने क्या रख दिया? sin x, और कोई साथ में कंडीशन नहीं आया। सो इसीलिए आई सेड दिस क्वेश्चन इज इजी। तो g ऑफ fx विल बी sin x रेज टू पावर 4। अब अगर इसका डोमेन रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो इसको एज ए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ट्रीट किया और ऐसे ही डोमेन रेंज निकाल दिया। तो डोमेन ऑफ गॉफ विल बी sin x रेज टू पावर 4। तो रेज टू पावर 4 पहले मिला, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फंक्शन हो, सॉरी कोई भी वैल्यू हो, उसकी फोर्थ पावर तो हमेशा डिफाइन होगी। और फिर अंदर जो sin x है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी डोमेन आ रहा है। तो डोमेन कितना आ जाएगा? r। रेंज कितना आ जाएगा? बेसिक मैनिपुलेशन वाले मेथड से sin x का रेंज आएगा -1 to 1, उसका पावर हमने 4 कर दिया, इवन पावर, तो आ जाएगा 0 से 1। ये इसका रेंज आ गया। तो नोट इट डाउन। ठीक, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी कंडीशन बढ़ा दिया तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लॉजिक वही रहेगा। लेट fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड x गोज फ्रॉम 0 से 2 एंड gx इज इक्वल्स टू कुछ भी e रेज टू पावर x। ठीक है, बस केवल इतना है कंडीशन, कि एक पे कंडीशन है एक पे नहीं है। देन फाइंड f ऑफ gx एंड g ऑफ fx। ठीक है, तो सोल्यूशन फिर चालू हो गई। अगर हमने बोला f ऑफ gx तो बाहर कौन सा फंक्शन है? f, तो f के पास गए, f ऑफ आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर -4, बट इस बार ये कंडीशन भी आर्ग्यूमेंट हुई। तो अगर हमने f में अंदर कुछ भी रखा, ठीक है, कुछ भी मान लिया ऐसे करके रखा, तो इट विल बिकम इसी वेरिएबल का स्क्वायर -4, एंड ये कंडीशन भी आई है कि ये वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, कुछ नहीं, x एक वेरिएबल है, उसकी जगह हम y बोल सकते हैं, z बोल सकते हैं, ये ठीक है, हिंदी में का बोल सकते हैं, और चाइनीज़ में कुछ चिंग चोंग बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें। तो उसी हिसाब से बस जो वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, -4 आएगा, एंड दिस कंडीशन विल कम अलॉन्ग। तो यहाँ पे वो वेरिएबल कितना हो गया? gx, तो यहाँ gx आएगा, यहाँ gx आएगा, तो इट विल बिकम gx का स्क्वायर -4 एंड gx बिलोंग्स टू 0 से 2। ये आ गया, कुछ भी नहीं, f ऑफ gx का डेफिनेशन लिखा है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब राइट हैंड साइड आई नीड इन टर्म्स ऑफ x, तो आई विल सब्स्टिट्यूट gx का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ x। अब gx का डेफिनेशन क्या है? e रेज टू पावर x। तो यहाँ पे gx की जगह हमने e रेज टू पावर x रख दिया। सो दिस इज e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर -4। अब gx की जगह e रेज टू पावर x रखा, साथ में कोई राइडर है? नहीं है, उसने कहा gx बस e रेज टू पावर x है हमेशा, x का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जहाँ पे भी gx दिखाई दिया वहाँ पे, जैसे यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे भी रखा, 0 से 2 ऐसे आया। ठीक है,
तो अब अल्टीमेटली हमारे लिए एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, ई रेस्ट टू पावर, इसको तो लिख सकते हैं 2x माइनस 4, ठीक है। और ई रेस्ट टू पावर एक्स अगर 0 से 2 तक जा रहा है तो ये तो मेरे को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे, डायरेक्टली देख सकते हैं लॉग लेके, या ऐसे बता सकते हैं कि ये हो गया y बराबर ई रेस्ट टू पावर एक्स, ये y बराबर 0 एंड y बराबर 2, इनके बीच में, तो इतना पोर्शन है इनके बीच में, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स y बराबर 0, ये x एक्सेस है, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, जहां पे e रेस्ट टू पावर x का वैल्यू 2 है, e रेस्ट टू पावर x का वैल्यू 2 है, तो x बराबर ln2, अगर लॉग ले लिया दोनों तरफ तो ये ln2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंटरवल मीन्स कि e रेस्ट टू पावर x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो y बराबर ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ ये, y बराबर 0 का ग्राफ ये, y बराबर 2 का ग्राफ ये, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो वो ये वाला पोर्शन है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से ln2 तक, तो x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से ln2 क्लोज्ड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, यहां इक्वल्स टू होल्ड नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, इसे ये थोड़ा बोला कि ई रेस्ट टू पावर एक्स 0 होना ही चाहिए, इसमें तो 0 हो गया चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि अब माने ये फंक्शन आ गया, ठीक है, तो अब मेरे से पूछा है डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन तो बेसिकली x की वैल्यूज़ को ही बोलते हैं, और x की वैल्यूज़ ये लिखा ही है, तो यही डोमेन हो गया। तो इसका डोमेन कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से ln2, ये तो उसका हो गया डोमेन, ठीक है। रेंज क्या होगा, देखो अगर ई रेस्ट टू पावर एक्स, सॉरी x अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ई रेस्ट टू पावर एक्स 0 ओपन 0 से 2 क्लोज तक जाएगा, मतलब यहाँ इक्वल्स टू तो पॉसिबल नहीं है, ओपन 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 क्लोज तक। तो जो रेंज निकालने का प्रिंसिपल मेथड था ये, ठीक है, बेसिक मैनिपुलेशन वाला, वो यूज़ कर सकते हैं कि ये ई रेस्ट टू पावर एक्स कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 2 तक क्लोज तक, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक गया, ओपन 0 से 4 तक, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का होल स्क्वायर -4 कहाँ से कहाँ तक गया, -4 से 0 क्लोज तक, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे ई रेस्ट टू पावर एक्स का, वैसे तो पूरे ई रेस्ट टू पावर एक्स का रेंज r+ होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, बट इसकी वजह से डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, तो x केवल यहीं से यहीं तक ही जाएगा, तो पूरा r+ कवर ही नहीं हो पाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ फॉग विल बी ओपन -4 से 0 क्लोज्ड, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब अगर हमें ये समझ में आया है तो हम जल्दी जल्दी g ऑफ f(x) भी निकाल सकते हैं। बाहर कौन मिला, g की डेफिनेशन में गए, x की जगह f(x) रख दिया, तो वह दो ही जगह, इसमें कोई कंडीशन तो आया नहीं, केवल gx बराबर ई रेस्ट टू पावर x है, तो ई रेस्ट टू पावर x की जगह f(x) है, ठीक है। अब f(x) को सब्स्टिट्यूट किया, f(x) की जगह क्या लिख सकते हैं, x² - 4, बट it comes with a rider that x should go from 0 से 2, x 0 से 2 तक जाएगा, तभी हम f(x) की जगह x² - 4 लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने ई रेस्ट पर f(x) को रिप्लेस किया x² - 4 और कंडीशन साथ में लिख दिया 0 से 2, ठीक है, बस खत्म, यही हो गया। इसमें तो बेसिकली हमने आगे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि मेरे को x चाहिए था। आंसर तो हम x के टर्म्स में लिखते हैं ना, कि ये डेफिनेशन है, x बराबर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है जब ई रेस्ट पर x यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। यहाँ पे तो खुद ही x ही आ गया, तो इसमें आगे कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस यही खत्म हो गया क्वेश्चन। तो g ऑफ f(x) विल बी ई रेस्ट पर x² - 4 वेयर x गोज फ्रॉम 0 से 2 क्लोज्ड,
तो अगर मेरे से पूछा जाए कि डोमेन क्या होगा गॉफ का, तो वो ये डोमेन ही लिखा है, एक्स की जो भी अलाउड वैल्यूज़ हैं वही डोमेन होता है, तो 0 से 2 हो गया। अगर मेरे से पूछा जाए रेंज क्या होगा गॉफ का, तो फिर वो प्रिंसिपल मेथड से, बेसिक मेथड जो है, बेसिक मैनिपुलेशन वाला जो मेथड है वहाँ से निकाल सकते हैं कि x अगर 0 से 2 तक गया तो x स्क्वायर 0 से 4 तक जाएगा, तो x स्क्वायर -4 से 0 तक जाएगा, तो e रेस्ट पर x स्क्वायर -4 e रेस्ट पर -4 से e रेस्ट पर 0 तक जाएगा, तो ये हो गया 1/e रेस्ट पर 4 से 1 क्लोज्ड। तो ये रेंज कितना हो जाएगा 1/e रेस्ट पर 4 से 1 क्लोज्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये तरीका हो गया हमारा g ऑफ f(x) निकालने का।